डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हम डिफ्रैक्शन को रिव्यू कर लेते हैं। डिफ्रैक्शन इज़ बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट when bending of lights towards the obstacle when it crosses the obstacle। कि अगर ये कोई ऑब्स्टिकल है लाइट पे और कोई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से ये पास करती है, तो जब ये इधर से इस ऑब्स्टिकल के करीब से पास करेगी तो ये ऑब्स्टिकल की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स दी ऑब्स्टिकल और यू कैन से इट बेंड्स टूवर्ड्स दी ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ दी ऑब्स्टिकल। कि अगर ये यहाँ पर स्क्रीन है और वैसे देखिए अगर आप तो अगर लाइट स्ट्रेट जाए तो इस जगह पर इसका इमेज बनेगा। अगर लाइट यहाँ से स्ट्रेट आ रही है, लाइट रेस इस तरह ऐसे, तो इस लाइट रेस ये हैं, तो आप देखेंगे कि इस जगह पर इमेज होना चाहिए। ये जो है ये पूरा क्या बनना चाहिए, इसका शेडो। ठीक है, और बेसिकली होता है कि जब लाइट एजेस को क्रॉस करेगी ऑब्स्टिकल को, तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो, ये जो पूरा है ज्योमेट्रिकल शेडो इसकी तरफ बेंड कर जाती है और यू कैन से कि ऑब्स्टिकल की तरफ बेंड कर जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन जो होती है वो शार्प एजेस पे ज़्यादा होती है। मीन कि अगर मेरे पास एक ये सिचुएशन है कि एक इस तरह का ऑब्स्टिकल है, ठीक है, और एक जस्ट ऐसे ऑब्स्टिकल है जी, तो जब लाइट इसको क्रॉस करेगी तो वो लेस बेंड होगी। ठीक है, यहाँ ये बेंड हुई है लेकिन ये कम बेंड हुई है। और अगर ये शार्प एज है कोई, उसको क्रॉस करेगी तो ज़्यादा बेंड होगी। ठीक हो गया, ये एक फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन में। और दूसरा फिनोमेना ये होता है कि लाइट अगर किसी गैप को क्रॉस कर रही है, कि ये कोई गैप है इस तरह, ये बीच में ये इसमें से लाइट पास करती है, तो लाइट जो पास कर रही है उसकी वेवलेंथ जितनी इस गैप के क्लोज होगी, इसके इक्वल होगी, उतनी डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। कि अगर इसके वेवलेंथ इक्वल है तो वो वेव जो है वो इस तरह ये ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेंगी इस तरह। ठीक है, यहाँ से पहले जो ये वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट्स स्ट्रेट आ रहे थे, जब इसको पास करेंगे तो इससे ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर जो मैं गैप बढ़ा दूँ तो फिर डिफ्रैक्शन कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं डिफ्रैक्शन के बारे में जो कि आप लोगों ने पहले की हुई हैं, इसको आप डिटेल से रिव्यू कर लीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रॉपर आज का लेक्चर है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होती है और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होती है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज़ यूज इन फार फील्ड रीजन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन इज़ यूज इन नियर फील्ड रीजन। सो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास सपोज कर लें कि ये स्लिट है, स्लिट क्या है, सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, कोई भी डिवाइस है जिसमें से लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट कर रही है, उसको हम क्या कह देते हैं, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। ठीक है, तो अगर जो हमारा सोर्स है, ये सोर्स है यहाँ पर एस, ये सोर्स का इससे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक हो गया, और जो स्क्रीन है, स्क्रीन का इससे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो, मीन के जो डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग डिवाइस यहाँ पर क्या है, ये सिंगल स्लिट है, तो मैं बता चुका हूँ ये कुछ भी हो सकता है, डबल स्लिट हो सकती है, मैनी स्लिट्स हो सकती हैं, प्रिज्म हो सकता है। तो जब इसमें से ये जो सोर्स का डिस्टेंस डिफ्रैक्शन डिवाइस से बहुत ज़्यादा हो और स्क्रीन का डिस्टेंस भी डिफ्रैक्शन डिवाइस से बहुत ज़्यादा हो, तो उस लिमिट पे फिर हम बहुत ज़्यादा, मीन के यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्फानाइट है, मीन के इनके डायमेंशन के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा है, इन्फानाइट है। तो इस लिमिट में हम क्या यूज़ होती है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इज़ यूज इन दिस लिमिट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फिर हमें, क्योंकि लाइट सोर्स दूर है, तो वो उसको लाइट को, वेव्स को पैरेलल करने के लिए हमें लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे एक लेंस यहाँ यूज़ कर लिया हमने, एक लेंस यहाँ यूज़ कर लिया, ताकि वेव्स जो है वो पैरेलल हो जाए। फिर आगे हम उनको जब स्लिट में से पास करें तो वो सारी परपेंडिकुलर हो, सिंगल स्लिट के या डबल स्लिट के या ग्रेटिंग के, तो वो पैरेलल होनी चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, लेंसेज आर यूज्ड, यूजली कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक हो गया। उसके बाद हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सेंटर इज़ ऑलवेज ब्राइट, जो सेंटर फेज बनती है यहाँ पर ये वाली, ये हमेशा ब्राइट होती है। ठीक है, चाहे जो भी आप केस लेंगे। उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट्स,
आर यूज्ड, क्योंकि ये वेव्स पैरेलल है तो उसमें हम प्लेन वेव फ्रंट यूज़ करते हैं। डिफ्रैक्शन डिवाइसेस आर जो यूज़ हो सकते हैं वो बता चुका हूँ, सिंगल स्लिट हो सकती है, डबल स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट एंड एटसेट्रा, और भी डिफ्रैक्शन डिवाइसेस यूज़ होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन इज़ यूज when the screen source and the diffraction devices are at a finite distance, ठीक है, उनका डिस्टेंस बहुत कम है बीच में, जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ लेंसेज एंड मिरर, इसके इसमें ज़रूरत नहीं है। द सोर्स, क्योंकि वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, तो फिर इन द केस ऑफ सेंटर में, इस केस में फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन में हम आगे देखेंगे कि सेंटर में भी डार्क और ब्राइट। सो वेव फ्रंट आर टेकन टू बी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, क्योंकि सोर्स बहुत करीब है, तो करीब वो सोर्स हो तो उसके वेव फ्रंट क्या होते हैं, स्फेरिकल हम लेते हैं। अगर सोर्स दूर है तो वो वेव फ्रंट पैरेलल हो जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं सन से जो वेव फ्रंट लाइट आ रही है, उनके वेव फ्रंट को हम एज ए पैरेलल वेव फ्रंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफ्रैक्शन डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं, दीज आर जोन प्लेट्स, ठीक है, इनको भी आगे जाके हम देखेंगे। तो ये बेसिक थोड़ा हमारा डिफरेंस हो गया कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस, मेजर डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन डिवाइस एंड सोर्स एंड स्क्रीन, इनका डिस्टेंस है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल स्लिट है और सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन होगी, ये एक सिंगल स्लिट है, इसकी वजह से जो डिफ्रैक्शन होगी उसको हम स्टडी करते हैं यूजिंग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, ठीक है। सो वो हम एक सिंगल स्लिट हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये एक सिंगल स्लिट है, ठीक है, ये जो गैप ए बी, ठीक हो गया। और इसमें से जो रेज सोर्स है, सोर्स से हमने लेंस यूज़ किया, लेंस से पैरेलल रेज जो है वो इस पर आएंगी, और यहाँ से ये जो यहाँ पर रेज होंगी, जो से थोड़ा दूर होंगी, वो स्ट्रेट जाके इधर से वो इस पॉइंट बी पे, और ये भी स्ट्रेट जाके इस पॉइंट बी पे फोकस हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर जो डिफ्रैक्ट करेंगी, जो राइट रे यहाँ से आ रही है वो इस तरफ डिफ्रैक्ट करेगी, मैं एक रे ले रहा हूँ P1 पे, और जो इधर से आ रही है वो इस तरह डिफ्रैक्ट करेगी P1 पे, ये दोनों रेज जहाँ मीट कर रही है। इस तरह हर पॉइंट पे रेज जो है वो मीट करेंगी इधर, क्योंकि कुछ या वो रे हो सकता है कि वो इधर से डिफ्रैक्ट करके इधर जाए, और इधर से कोई डिफ्रैक्ट करके इधर आए, इस पॉइंट पे भी दोनों मीट करेंगी। इस तरीके से या नीचे भी मीट कर सकती हैं, यहाँ और यहाँ, इस तरह। तो इस तरह इस पूरे स्क्रीन के ऊपर रीजन्स पे रेज जो होंगी वो बहुत ज़्यादा रेज, मैंने सिर्फ 2 ली हैं ना, तो इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा रेज आ रही होंगी, ये सारी रेज ऑफ लाइट, ये सारी डिफ्रैक्ट करेंगी। डिफ्रैक्ट करने के बाद ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वहाँ उनका इंटरफेरेंस होगा, और फिर जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर वो मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पर मिनिमम मिलता जाएगा। इस तरह में फिर हमारे पास इस जगह पर जो इंटेंसिटी बनेगी कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मीन के इसको इस तरह में बना इंटेंसिटी को, और फिर जो आगे जो इस पॉइंट पे मिलेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, फिर आगे और कम हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरीके से नीचे भी इस तरह होगा, इधर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर और कम और कम, इस तरह से। तो इस तरह का पैटर्न हमारे पास इंटेंसिटी पैटर्न इस केस में बनता है। इस जो सेंट्रल पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम। इसके ऊपर आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमम पे, ठीक हो गया। तो इसी के ये अगर मैं रब कर दूँ तो हम यहाँ आते हैं वापस कि ये हमारे पास था पॉइंट ए से जो रे जा रही थी और ये बी से, इनका अगर मैं पार्ट डिफरेंस निकालूँ, पार्ट डिफरेंस ये हो रहा है कि बी जो है वो जहाँ से एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो किसकी कर जाएगा कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें ए टू सी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला ये बी सी ग्रीन कलर में, ये क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है। कि ये जो रे 2 है, अगर इसको रे 1 कर दें, रे 2 ने रे 1 से कंपैरेटिवली जितना ज़्यादा डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या होगा पाथ डिफरेंस, ठीक हो गया। और इसमें ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा, ठीक हो गया। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पार्ट डिफरेंस होगा, ये अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ ए बी सी, इसमें साइन थीटा यूज़ करें, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट
और हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट बी सी, हाइपोटेन्यूज ए बी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी और ए बी, और बी सी क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी जो है वो ये स्लिट विड्थ है, यानी कि उसको हमने क्या कह दिया डी, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टोटल रेज जो आ रही हैं बीच में से वो एन रेज है, जो ये सारी यहाँ पर आ रही है, मतलब ये एक रे हमने एजिस पे ली और एक ये दो रे थी ना, इनके बीच में एन रेज है जो डिवाइड आगे इसमें से पास कर रही है। अच्छा, सो जो पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा वो अभी हमने देख लिया, वो किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा वो यहाँ पर हमने लिख लिया जी, पाथ डिफरेंस इसको डेल्टा एक्स अगर मैं कह दूँ इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक हो गया। अब इस पार्ट डिफरेंस को लेते हुए हम आगे जो सिंगल स्लिट में फर्दर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमने आगे जाकर फाइंड करना है फेज डिफरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस हमने कर लिया, फिर हम इसको यूज़ करते हुए हम फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर फेज डिफरेंस को यूज़ करते हुए हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, जो कि इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड स्केल की, वो भी हम यहाँ देख लेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि जो मैंने देखा था कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम पैटर्न बनता है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए और मिनिमम होने के लिए एट सेंट्रल पॉइंट। सो हमने पहले तो हमने फाइंड कर लिया फेज डिफरेंस, भी पहले फाइंड कर लिया पार्ट डिफरेंस, सॉरी। तो अब हम देखते हैं आगे फेज डिफरेंस और बाकी चीज़ें देखते हैं। फेज डिफरेंस के लिए हम ये देखते हैं कि दो अगर वेव्स हैं, उनमें फेज डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उनमें पार्ट डिफरेंस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना पार्ट डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना उसमें फेज डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, एंगल की वेरिएशन ज़्यादा आएगी। तो इनकी रेशियो जो होती है कि फेज डिफरेंस जा सकता है 0 to 2 पाई, और पार्ट डिफरेंस जा सकता है 0 to लेमडा, ठीक है। कि एक वेव है, इसका टोटल ये डिफरेंस कितना हो सकता है लेमडा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको x बनाऊँ x के साथ, ठीक हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका कह दे कोई y कह दे, ठीक है। और इसी का अगर मैं एंगल के साथ बनाऊँ y के साथ, ठीक है, तो इधर एंगल क्या आ जाएगा थीटा, एंगल थीटा, और इसमें जब ये लेमडा होता है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, तो उस वक्त एंगल कितना होता है 2 पाई। और पार्ट डिफरेंस जो अगर मैं बीच में यहाँ से कोई ले लूँ, ये पार्ट डिफरेंस अगर डेल्टा एक्स है, उस वक्त एंगल फेज डिफरेंस ये आ जाएगा, जितना मोर द पार्ट डिफरेंस मोर द फेज डिफरेंस। सो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, फेज डिफरेंस जब मैक्सिमम हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, तो उस वक्त पार्ट डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो जाएगा लेमडा, और बीच में रेशियो जो है वो सेम रहेगी। सो डेल्टा थीटा फेज डिफरेंस इज डेल्टा थीटा एंड पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एक्स, सो डेल्टा थीटा और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस हमने अभी निकाल लिया। सो फेज डिफरेंस क्या बन जाएगा 2 पाई ओवर लेमडा इंटू डी साइन थीटा। सो ये डी साइन थीटा जो थीटा हमने एंगल लिया था वो टोटल इसके लिए लिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेरिएशन आ रही है। अब इसमें बीच में क्योंकि एन रेज है, तो ये एंगल एन रेज में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट डिफरेंस हमारे पास जो फेज डिफरेंस आया है, ये वाला फेज डिफरेंस ये एन रेज में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये फेज डिफरेंस हमने निकाला है इन के लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो इसके बीच में अगर एन रेज ले लें तो ये फेज डिफरेंस फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई बाई लेमडा डी साइन थीटा ओवर एन से हमने डिवाइड कर लिया। सो इसको फेज डिफरेंस को हम नाम दे दें डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इज फेज डिफरेंस। तो ये किसकी कल आ गया 2 पाई ओवर एन लेमडा इंटू डी साइन थीटा, ये हो गया। अच्छा, फिर आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एन हार्मोनिक वेव्स हों या हार्मोनिक वाइब्रेशंस हों और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हों, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इसकी इक्वल होता है आर इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा ओवर 2। इसमें डेल्टा उनका फेज डिफरेंस हो गया एल, और ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव। सो इसको यहाँ पर देख लें कि अगर एक वेव इधर आ रही है, ठीक है, मतलब लाइक ऐसे ना कि स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट वेव मिली, एक इस तरह है, एक इस तरह है, एक इस तरह, ये डिफरेंट मीट कर रही हैं। तो इनको अगर आप वेक्टर एडिशन करें, इनको वेक्टर एडिशन से आप निकालें एम्पलीट्यूड इनका, तो ये बन जाएगा कि एक वेक्टर, फिर ये दूसरा, यानी कि ये ए आ जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ठीक है, एम्पलीट्यूड। और इसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है सबका डेल्टा 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 इस तरह। तो ये रिजल्टेंट जो है वो ये बनेगा, ये जो रिजल्टेंट आर बनेगा एम्पलीट्यूड वो इक्वल हो जाएगा
ए साइन एन डेल्टा ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा ओवर 2। इसमें ए जो है वो एक का एम्पलीट्यूड है, एक वेक्टर की लेंथ है। अच्छा, अब हम जो हमारे पास ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब हमारा इस केस में ये तो जनरल इक्वेशन है, हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं कि हमारे केस में जो अभी करें सिंगल स्लिट की डेल्टा की वैल्यू ये है 2 पाई ओवर एन लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। तो ये वैल्यू डेल्टा की यहाँ पुट कर दें, इधर भी और इधर भी, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास ये बन जाएगा। और इसमें ये जो है लेमडा और पाई और लेमडा डी साइन था, इसमें पाई लेमडा डी ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएशन है। तो इसको पूरे को मैं अल्फ़ा कह दूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो पाई ओवर लेमडा डी साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए साइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा ओवर एन, ठीक है। ये नीचे इसमें एन एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो ये बाकी ये सारा अल्फ़ा है, तो ये बन जाएगा ए साइन अल्फ़ा ओवर एन। अब अल्फ़ा एंगल को यहाँ पर देखें, अल्फ़ा एंगल एन से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा। और जब एंगल बहुत स्मॉल हो जाए तो उसमें हम जो पैरेलल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए व्हेन साइन थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटी थीटा, तो उसका मतलब है कि साइन अल्फ़ा बाई एन इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई एन। सो ये अल्फ़ा बाई एन यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये हमारे पास बन जाएगा एन ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा, ये ए है, दिस इज़ ए। सो ये बन जाएगा एन ए साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। तो एन ए को जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। एन ए इज एम्पलीट्यूड, एन ए इज एम्पलीट्यूड, ये जो टर्म है ये वाली टर्म है, ये वाली एन ए, इसको हम एम्पलीट्यूड कर लें। इसमें ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वन वे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वन वे, और एन के ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वन वे और एन इज नंबर ऑफ वेव जितनी मिल रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनका टोटल मैक्स जो पॉसिबल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो क्या है, ए, उसको ए का नाम दे दिया, ठीक हो गया। और ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल टू आर। आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए इज मैक्सिमम पॉसिबल, तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर ये 1 हो जाए उस वक्त जो है वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए की हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा ये वाला, जिस तरह ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इस तरह। सो इंटेंसिटी आई हमें पता है कि इसकी इक्वल होती है एम्पलीट्यूड्स के, आर स्केयर। सो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, ए स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा। तो इक्वेशन 3 हमने क्या फाइंड कर लिया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। हमने पहले बेसिकली स्टार्ट किया था फेज पाथ डिफरेंस से, पाथ डिफरेंस से फिर हमने फेज डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस से फिर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से फिर क्या निकाली, इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू आर स्केयर। अब हम हमारे पास ये हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। अब हम कंडीशन फाइंड कर सकते हैं कि जो स्क्रीन के ऊपर मिनिमा और मैक्सिमम बनेगा उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। सो कंडीशन फॉर मिनिमा इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो मिनिमा कौन से बनेंगे, एक ये वाला बन जाएगा, एक ये मिनिमा बनेगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे बनेगा, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ये मिनिमाज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो इंटेंसिटी 0 का मतलब है कि ये जो इक्वेशन 4 से देखें तो ये 0 होनी चाहिए टर्म, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है कि एम्पलीट्यूड तो 0 नहीं हो सकता, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा 0 होगा तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा 0 होगा, एक। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 मीन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी कि इंटेंसिटी 0 होने के लिए अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन 0 कब हो सकता है, ये पूरा 0 होना चाहिए ना। ये 0 जब हो सकता है जब साइन ये एंगल 0 हो जाए अल्फ़ा, या अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 पाई 2 पाई 3 पाई, या -1 पाई -2 पाई -3 पाई। इन जनरल अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो ये जब कंडीशन होगी तो उस वक्त ये अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो अच्छा, यहाँ से हम अल्फ़ा हमारे पास था पाई बाई लेमडा डी साइन, ठीक है। तो ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा की कल इज इक्वल टू एन पाई, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस एन पाई, ये पाई कट जाएगा जैसे। तो ये हमारे पास आ गई ये एक कंडीशन फॉर मिनिमा। अच्छा, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा, कि जो यहाँ पर ये बन रहा है ना, ये मैक्सिमा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए।
उसके लिए जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी नहीं इन्फानाइट, ठीक है, थ्योरेटिकली। सो आई इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास थी इंटेंसिटी इक्वेशन 4 से, ये इन्फानाइट होनी चाहिए। वो साथ हो सकती है कि जब अल्फ़ा 0 हो जाए, ठीक है, और दिस के प्रिंसिपल मैक्सिमम। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर अल्फ़ा यहाँ 0 पुट कर दें, जो हमारे पास वो जो इक्वेशन नंबर ये वाली जो हमारे पास अल्फ़ा और थीटा की इक्वेशन थी, उसमें हमारे पास ना अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा, पाई बाई लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा 0 पुट करते हैं तो वो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। तो एक ये कंडीशन आ जाएगी कि मैक्सिमम के लिए थीटा 0 होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर अल्फ़ा 0 है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा और अल्फ़ा स्केयर। ये अल्फ़ा 0 मीन साइन स्केयर 0, ये 0/0 साइन 0/0। तो ये क्या बन जाती है, इसको हम यूजिंग एल हॉपिटल रूल से हम ये फाइंड कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा और अल्फ़ा लिमिट अल्फ़ा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू ए स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्केयर, ये 1 बन जाएगा। तो ये सारा 1 बन जाएगा इसमें, जब लिमिट पुट करेंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्केयर, इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया एम्पलीट्यूड और का रिलेशन, और सॉरी हमने एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फिर इंटेंसिटी, फिर कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। सो ये हमारा डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।